हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अगर ये डायग्राम देख के थोड़ा घबराहट हो रही होगी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ हिंदी में बताऊंगी, आपकी एनसीईआरटी को इसके बाद में ओपन करूंगी। ये डायग्राम मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में उसको अच्छे से समझ लें कि उसमें किस तरीके से जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, हमने क्या बोला, कोशिका अंग, ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उसका बोलना चाहिए प्रेजेंस है, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पेन सेलेक्ट करती हूँ। देखो, ये आपकी एक क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखेगा, केंद्रक है, केंद्रक के पास में एक जैकेट है, मैंने बताया था, मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो हमारा न्यूक्लियस कैसा रहता है, बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में हमको ये सब पूरे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसको हमको कैसे समझना है कि देखो, जैसे मैंने बोला एक बाउल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मुझे। एक बाउल में पानी भरा है, ठीक, तो बाउल को क्या किया, मैं ऊपर से देख रही हूँ, है ना, बाउल में मैंने पानी भर दिया और बाउल को मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ। तो अब ऊपर से तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो अगर मैं देख रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, अलग अलग कलर, ध्यान देना, अलग अलग कलर और अलग अलग शेप के खिलौने जो है वो पानी में ऐसे डाल दिए। आपको याद है आप लोग वो बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते थे जो उसमें फंसाते थे, तो वही बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अलग अलग शेप के, उनको मैंने जो है वो इसमें डाल दिया। ठीक, अब अगर मैं देखूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। हम ये देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल का, यानी कि कोशिका के अंग जो कोशिका के अंदर होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में, वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से उपस्थित होते हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक, ये सारे मैंने क्या डाल दिए, खिलौने डाल दिए। तो अब आप इसको इस तरीके से सेम कंपेयर करना है अपने को। ठीक है, कैसे कि ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, और इसी तरीके से जिसको हमने खिलौने बोला उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। मैंने बोला कलर अलग है, कलर अलग का मतलब फंक्शन अलग है। हर पर्टिकुलर सेल ऑर्गन का, हर एक कोशिका अंग का जो है फंक्शन अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग है, जहाँ पर आपकी एनर्जी एटीपी बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे रंग से हमने क्या, फंक्शन को बता दिया। अब मैं बोल रही हूँ शेप, तो शेप तो आपको अलग दिखता ही है, यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, सबके शेप अलग अलग हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको टॉय से समझाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने अलग अलग कलर के खिलौने डाल दिए, ठीक है, और उनका जो शेप है वो भी डिफरेंट है, तो वो उसमें ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। तो वो साइटोप्लाज्म में क्या फ्लोट कर रहे हैं, ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं। कौन से ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो इस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है जब हम एक यूकैरियोटिक सेल को ऐसे काटते हैं। देखो, उसको ऐसे काट के कटा हुआ सेक्शन दिखा रहा है, ये तो पूरा मेम्ब्रेन से कवर है। कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को समझा रही हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आपको जो ये पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सबसे पहले तो ये क्या है, आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, हमने ये पढ़ा था, ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि हमने ये पढ़ा था, राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में 70s होता है और यूकैरियोटिक में 80s होता है। उसके बाद इसमें जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, वो बनता कहाँ है, वो बनता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस किसका पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो सेल के अंदर, हमारी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जो आपको ये ब्लू वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है सेंटर पे, वहां पर क्या है, जो आरएनए का, आरएनए का सिंथेसिस होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं इसको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी जो है, जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लिखो, याद रखो, तो उसके नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, चलो अब
जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या होता है, अगर मैं इधर ही बनाती हूँ, चलो ये हमारी पूरी सेल बना ली मैंने। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं वाइट बोर्ड लेती हूँ, है ना, यहीं पे बनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं अभी क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे ऐसे फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक। अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, किसका है, यूकैरियोटिक सेल का है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, जिसमें मैंने बताया क्या होता है, आपका आरएनए का सिंथेसिस होता है, बनता है वो, ठीक है, सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन, बनना। अब मैं यहाँ एक बात कर रही हूँ किसकी, ये वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी झिल्ली है, किसके बाहरी बाहरी झिल्ली किसकी बात कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियस की केंद्रक की जो बाहर की झिल्ली है, वो ऐसे फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर का एक संरचना बनाती है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद हमको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक, ये ऐसे, तो ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब आपको ये वाला पूरा पार्ट बहुत अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया आपको बहुत अच्छे से पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं इधर बनाऊं तो ये एक आपको सिलेंडर लाइक का स्ट्रक्चर, सॉसेज शेप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहली चीज़ वो कैसा कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, मतलब उसके पास दो झिल्ली है, ठीक है, मेम्ब्रेन को हम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन वाला कौन सा ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक, ये याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनॉमस, यानी सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है मैम, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से जो है केंद्रक के, क्या बोल सकते हैं हम, केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सारी जितने भी ऑर्गेनल बाकी के वहां पे हैं बैठे हुए, वो सबको बताता है तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए है क्योंकि इसके पास इसका खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि इसके पास खुद का होता है और इसके पास इसके राइबोसोम्स भी हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिल रहा है, इसके पास जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम है, इसके पास इसका खुद का मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको कहीं ना कहीं किससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जो सेलुलर ऑर्गेनल है, कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, वो पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके बाद में एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है जिसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस कुछ नहीं है, इसका मतलब सेल ईटिंग, सेल खा रही है, क्या खा रही है, जैसे यूकैरियोटिक सेल है, उसने देख लिया अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एटीपी बना रही है, चलो इसको मैं खा लेती हूँ, इसको मैं अपने पास बुला लेती हूँ। तो इसने क्या हुआ, यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसका प्रमोशन हो गया और बाद में वो कन्वर्ट हो गई एक सेलुलर ऑर्गेनल में। तो कहीं ना कहीं हमको जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में पढ़ते थे किस तरीके से जो है वो एक सेलुलर ऑर्गन में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट हुई, या फिर अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं जो कि प्लांट में होता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं बात कर रही थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से आपकी न्यूक्लियस के ऊपर या सेल का जो पूरा काम धाम चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, पूरी तरीके से नहीं रहता, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहता है, पूरी तरीके से नहीं रहता, आधे से ज़्यादा काम ये खुद ही कर लेता है, इसीलिए इसको सेमी, सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब खुद से, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है। इसकी दो लेयर है, अंदर वाली लेयर आपको ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक, और यहाँ पर कुछ ऐसा
तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है और ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहरी और अंदर की झिल्ली, और उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बताया मैंने ये बताया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनॉमस है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यूक्लियस की बात नहीं मानता, ये खुद भी बहुत सारी चीज़ें खुद से ही कर लेता है। तो सेमी मतलब आधा, ऑटोनॉमस मतलब खुद से। ठीक, उसके बाद इसके पास जो तरल पदार्थ है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन का ये होता है, झिल्ली होती है इसके पास दो, जो अंदर वाली है वो आपको फोल्डेड दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है? ठीक है, ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि हमको पावर हाउस ऑफ द सेल पता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन रीजन क्या है, यहाँ पर एटीपी बनती है, यहाँ पर एनर्जी बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, ये आपको पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ईटीसी चलती कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, जिससे हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ताकत मिल रही है, एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये चलती कहाँ है, ये चलती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो झिल्ली है वहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन में चलती है। ठीक है, और आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, जिसके बारे में हम ये जितनी भी मैं बोल रही हूँ ना साइकिल्स और चेन के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो गई, ये सब हम काय में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है हमारे का, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस का। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आपको मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बनता है, मैंने आपको लड्डू का एग्जांपल दिया था कि लड्डू आप बना रहे हो। ठीक है, तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का एक इमेजिन करो, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एक स्टूडेंट का रूम है, ठीक है, स्टूडेंट है, रूम लेके रह रहा है, तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके एक ही रूम में क्या होगा, इंडक्शन होगा, मतलब खाना वाना का सामान एक ही रूम में सब कुछ रहता है। यहाँ साइड में बेड है, इधर पढ़ने वाला है जहाँ पे सब मैप ऐप लगे हुए हैं, तो एक ही रूम में सारी चीज़ें जो है आपको दिख जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि सब कुछ ऐसे एक ही रूम में बगरा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्या है, उसको एक ही रूम में सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि अगर हम स्टूडेंट के रूम को बोल रहे हैं तो वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। लेकिन अगर हम हमारे घर की बात करते हैं तो पूरा कंपार्टमेंट दिखता है ना, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ये वर्ड यूज होता है यूकैरियोटिक सेल के लिए। इसका मतलब एक एक अलग अलग कमरे बने हुए हैं, बढ़िया तरीके से वहाँ काम चल रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी सेल हो गई, वो हो गई आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं किचन में जा रही हूँ, ठीक है, और जो वॉल है वो क्या है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली है जो सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं किचन में जा रही हूँ, मतलब वहाँ खाना बन रहा है, तो किचन क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जहाँ पर आपका प्रोटीन बन रहा है, वहाँ लड्डू बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा रूम है जहाँ पे क्या हो रहा है, लड्डू का पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रूम आएगा जो कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, आपका जो पूरा बना है, क्या प्रोटीन बना है, अगर सेल के अंदर ज़रूरत है तो सेल के अंदर दे दिया जाएगा, और अगर सेल के बाहर ज़रूरत है तो उसे बाहर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करती है किसका, प्रोटीन का पैकेजिंग करती है। हमने सिर्फ लड्डू बना के दिया तो गोल्जी बॉडी ने उसको बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर दिया, अगर उसको लगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत और डेकोरेट भी करना है तो वो भी कर दिया, और वो सारी चीज़ें उसने कहाँ दे दी, ले जाके या तो सेल के अंदर दे देगी अगर वहाँ ज़रूरत है प्रोटीन की, और नहीं तो सेल के बाहर पहुँचा देगी अगर वहाँ ज़रूरत है तो ये है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हम भूमिका बांध रहे हैं। तो ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। राइबोसोम के बारे में हमने देखा था। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ साइटोस्केलेटन की, ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या होता है मैम, साइटोस्केलेटन मतलब आपको जितनी भी चीज़ें, देखो क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी धागे आपको दिखाई देते हैं ना, ऐसे फिलामेंट स्ट्रक्चर, जिसमें से एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ये तीनों चीज़ों को मिलकर ही साइटोस्केलेटन बनता है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेल को सपोर्ट देता है, आपकी सेल का शेप मेंटेन करने का काम करता है। तो
साइटोस्केलेटन कुछ नहीं है, जैसे कि हमारी हड्डी है, ठीक है, वैसे ही इनकी जो बोलना चाहिए, इनका पूरा एक जो ढांचा है उसको पूरा मेंटेन करके रखना है। मैंने इसका एग्जांपल दिया इंग्लिश मीडियम वालों को, टेंट है, ठीक है, टेंट ऐसे बना होता है लकड़ी के थ्रू, ठीक है। अब वो लकड़ी अगर ऐसी हुई तो उसका भी पूरा शेप चेंज हो जाएगा और वो पूरा गिर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, जितने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं वो शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आपको शेप चेंज करना पड़ता है, तो उसमें भी वो मदद करते हैं। तो ऐसे जो माइक्रोफिलामेंट और धागे की तरह आपको संरचना दिखाई देती है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, जो तरल पदार्थ होता है, यहाँ पे बना भी हुआ है, मैं दिखा रही हूँ अभी, तो उसको हम बोल देते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब आप एक बार ये डायग्राम का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं पानी पीती हूँ। चलिए देखिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात कर रही हूँ जितना मैंने बताया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत जा रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको जो लाइट ये वाला कलर दिख रहा है, कौन सा, ब्लू, ये आपका क्या है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, तरल पदार्थ है। इसी में मैंने बोला खिलौने, हमारे सारे खिलौने, अलग अलग कलर के खिलौने जो है हमको दिख रहे हैं। देखो पहले हमने ले लिया ये वाला, ठीक, कहाँ है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जहाँ पे आपकी ईटीसी चलती है। ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पापा है जिसके दो बच्चे हैं, एक की स्किन स्मूथ है, एक की स्किन रफ है, एक की स्किन पे पिंपल्स हैं और एक की स्किन बढ़िया चमक रही है। तो जिसकी चमक रही है, स्मूथ है, वो कौन सा है, चिकना वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यानी वहाँ पिंपल्स हैं उसको, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है गोल्जी, ये माइक्रोविलाई पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बताऊंगी मैं। अभी यहाँ मेन जहाँ पे मैं समझा रही हूँ उस पर फोकस करो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, बात एक ही है, अब भी बताया था मैंने। क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन का और साथ में प्रोटीन को पैकेजिंग में मदद करता है, ठीक। इसके बाद हमको पता है कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, जो कि लिपिड बायलेयर की बनी होती है। हमारे इसमें लाइसोसोम, मैं बताऊंगी आपको, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, मतलब आत्महत्या की थैली। क्यों बोलते हैं मैम इसको आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एंजाइम मतलब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, एंजाइम वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने लाइसोसोम में बोला कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइटिक का मतलब वो तोड़ते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। जब मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई सेल है और अगर कोई ह्यूमन बींग है, तो हमारा एक लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि हमारा एक जीवन का पूरा चक्र है जो कहीं ना कहीं जाके सबको मरना है, ठीक है, तय है ये चीज़। तो अब सेल ऑर्गेनल्स है, सेल है, तो उनका भी एक पूरा साइकिल है वो निश्चित है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी आपको सेलुलर ऑर्गेनल्स यहाँ दिख रहे हैं, इनकी एक टाइम पे जाके क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेल में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो जितनी गंदगी है, जितनी भी चीज़ें मर रही हैं, तो उनको खाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। वो करता क्या है, वो सारे अपने जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं वो उन पे छिड़क देता है और उस तरीके से वो एक तरीके से क्या करता है, सारी जितनी गंदगी है उसको बाहर राख के तरह निकाल के फेंक देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक। तो ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम का मैं पूरा एक एक ऑर्गेनल, अभी तो मैं सिर्फ आउटलाइन बता रही हूँ, एक एक ऑर्गेनल का मैं पूरा हिंदी में अच्छे से लेक्चर बनाने वाली हूँ। तो ये अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। लाइसोसोम हमने क्लियर किया। मैंने आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों ही चीज़ें, ये आपको ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये सब मिलके ही साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम इसमें कैसा रहता है, ATS, एस मतलब स्वेटबर्ग्स यूनिट, ठीक। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। न्यूक्लियोलाई,
यहाँ आप इसको न्यूक्लियोला या न्यूक्लियोलस बोल सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये वाली, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। राइबोसोम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। मैं बोल रही हूँ एक एक टॉपिक हम पूरी बढ़िया डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहीं कोई दिक्कत, वैक्यूल है, वैक्यूल कौन सा है, किस टाइप का है, हमारी सेल में कौन सा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, वैक्यूल का भी एक अपना एक पूरा क्लासिफिकेशन है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक। चलिए, तो ये एक डायग्राम था जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी यूकैरियोटिक सेल दिखती कैसी है और उसमें सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो किस तरीके से नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पूरा आज का लेक्चर था वो मैंने इसीलिए बनाया है, वो लेक्चर थोड़ा भले ही छोटा हो लेकिन मेरा ये एक मोटो है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू।